हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। हमने लास्ट वीडियो में CUET जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर किया था। क्वेश्चंस हमने किए थे और बाकी क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 195 तक किया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन फ्रॉम 196। तो ये रहा आपके सामने 196 क्वेश्चन नंबर। तो आई होप क्वेश्चन आपको दिख रहा हो। यहाँ पे हमें सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर का बेस डायमीटर गिवन है, ठीक है, और हाइट गिवन है। तो आपके पास ABCD ऑप्शन है, इनमें से हमें चेक करना है कि विच वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब देखो, आपको ये नहीं है कि एग्जाम में हर CD सारे ऑप्शन चेक करना है। गो विद द एलिमिनेशन ऑफ जो आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो ए, अगर आपका डायमीटर 21 है तो रेडियस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 21/2 विच इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर है, तो आंसर सेंटीमीटर। ए तो करेक्ट होने वाला है। इट मीन्स जिसमें ए है वो तो करेक्ट होगा, मीन्स थर्ड तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। अब हमें 1 2 3 में से क्या करना है, ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है। तो चेक कर लेते हैं कि ये देखो 1 2 3 में बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है। अगर बी ट्रू हुआ तो 1 और 4 बच जाएंगे, सी डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो हम बी चेक कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होने के चांसेस है। तो वी में इन्होंने बोला वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22/7 और रेडियस देखो 10.5 से सॉल्व मत करना, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ जब भी ऐसा हो तो फ्रैक्शन में ही रखा करो, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। 21/2 एंड हाइट इज गिवन एज 28। तो 7 4 ठीक है, और ये 2 और 2 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 22 21। तो देखो इसे करने का भी क्या तरीका है, इस 21 को मैं 2 × 11 लिख देती हूँ, अभी बताऊंगी क्यों। और 21 × 21 क्या होता है, 4 4 1 होता है। नाउ 11 से मल्टीप्लीकेशन का तरीका सीख लो, ठीक है, इट विल हेल्प यू इन कैलकुलेशन। 11 से शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले 1 लिखो, फिर इन दोनों को ऐड करो, 4 + 1 5। अगर कैरी होता है तो हम कैरी ऊपर लिखते हैं और नेक्स्ट जो ऐड करने वाले होते हैं उसमें ऐड करते हैं। अब फिर 4 + 4 क्या हो गया, 8। एंड जो भी यहाँ पे फर्स्ट नंबर होता है वो एज इट इज लिखो। सो अब इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई। अब इन पूरा भी मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों, क्योंकि देखो जैसे आपने 2 किया, 2 और 2 5 10, हमें बताए समथिंग 02 आना चाहिए। देखो क्या वॉल्यूम में 02 है, नहीं है। इट मीन्स ये जो वॉल्यूम है ये क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। इट मीन्स फर्स्ट भी ऑप्शन नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता, मीन्स सेकंड को सही होना पड़ेगा। तो ये था आपका जल्दी कम टाइम में पूरा क्वेश्चन करने का। अब कुछ बच्चे C और D भी लगे रहेंगे सॉल्व करना, नहीं करना, बस आपने एलिमिनेशन से सॉल्व किया, दैट्स इट। अच्छा, CSA का फॉर्मूला लिख देती हूँ। CSA ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज अ 2πr/h। और जो TSA होता है, TSA होता है आपके पास 2πr, और एक बार ब्रैकेट में h और एक बार ब्रैकेट में r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ TSA। तो ये दोनों आप चेक कर लेना, क्योंकि अभी तो आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको निकालना आना चाहिए, सॉल्व कर लेना। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 197। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम से, देखो वर्क एंड टाइम से या फिर पाइप्स एंड सिस्टम से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है, और दोनों को करने का तरीका क्या होता है, सेम होता है। मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से नहीं करवाऊंगी, मैं जो इसका ट्रिक होता है वो करवाऊंगी। तो इनकेस अगर आपको ट्रिक नहीं आता सॉल्व करने, तो किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाना और वहाँ से वर्क एंड टाइम का ट्रिक सीख लेना, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करना आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है P&Q है जो 24 डेज में काम करता है। P अलोन कैन डू इन 32 डेज। दोनों ने 8 दिन तक काम किया और फिर P चला गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जितना भी काम बचा वो क्यू ने कितने दिन में किया। ये क्वेश्चन दिखते बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड बट ट्रस्ट मी, एक बार आपको ये सीखने की देरी होती है, उसके बाद तो ये क्वेश्चन आपको हलवा लगने लग जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले P + Q लिखती हूँ, और उसके बाद मैंने लिखा किसने का हमें गिवन है P। यहाँ लिखते हैं टाइम। P + Q की टाइमिंग कितनी है, 24 डेज। और P अलोन कैन टेक 32 डेज। फिर हम निकालते हैं हमेशा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ना हमेशा टी का क्या होता है, उल्टा होता है। तो जो यहाँ आएगा वो यहाँ लिखोगे, जो ये होगा उसको यहाँ लिखोगे। बिकॉज वी नो दैट जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, एंड टाइम एंड एफिशिएंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसीलिए अब क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, जितना ही कैंसिल आउट हो सकता है टाइम में नहीं करोगे, ऑलवेज रिमेंबर टाइम को एज इट इज रखोगे, उसे छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। एफिशिएंसी के लिए यू कैन डू इन अ रेशियो भी। तो इसको 8 से करते हैं, ये 8 4 हो जाएगा और ये 8 3 हो जाएगा। फिर टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क होता है आपके पास
टाइम इंटू में एफिशिएंसी, तो मैं यहाँ पे टी नहीं लिखते, मैं यहाँ वर्क लिखती हूँ। तो वर्क, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम आएगा। 3 2 ज़ा 6, क्योंकि चाहे साथ में करे या अकेले करे काम तो सेम ही कर रहे होंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, टोटल 96 काम था। डन, ये आ गया। अब इन्होंने ये बोला हुआ है कि पी की एफिशिएंसी, अब जरा सोच के बताना, पी किसी भी काम 3 काम करता है और पी प्लस क्यू मिलकर 4 काम करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा क्यों है? क्या मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि ये एक एक्स्ट्रा क्योंकि उसमें क्यू की एफिशिएंसी भी ऐड हो रखी है, इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ क्यू क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गई। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि देखो दोनों ने मिलके काम किया 8 दिन तक, तो एक दिन का काम, 1 डे वर्क ऑफ पी, ये मैं लिख रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में तो बस धड़ाधड़ होता है, जल्दी जल्दी करते हैं। 1 डे वर्क ऑफ पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में 4। ये जो एफिशिएंसी आती है वो एक दिन का बताता है, एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। तो मुझे बताओ 8 डेज में कितना काम करेंगे, 8 डेज में करेंगे 32 काम, हो गया 32 काम। अब तो पी चला गया, तो हाँ वर्क लेफ्ट, कितना काम बच गया, वर्क लेफ्ट कितना, 96 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 4, और 9 माइनस 3 64, 64 वर्क लेफ्ट। अब कौन काम करेगा 64 को, काम कौन करने वाला, बिकॉज पी हैज ऑलरेडी लेफ्ट, तो हमारे पास क्यू बचे। तो क्यू का काम हमें क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड द टाइम, रिमेनिंग जॉब, रिमेनिंग काम करने के लिए। तो रिमेनिंग वर्क डन इन, अब आपको टोटल वर्क पता है, आपको एफिशिएंसी पता है, तो यहाँ से बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम जितना भी काम है और एफिशिएंसी ऑफ क्यू, कितना काम बचा है 64 काम। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ क्यू, एफिशिएंसी ऑफ क्यू 1, मतलब इट विल टेक 64 डेज। सो व्हाट इज द आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज बेस्ड ऑन बोथ्स इन स्ट्रीम, तो आई होप आपको ये अगेन क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो 10th 9th, ज़्यादातर 9 10th ही पूछ रहे हैं। ओके, सो ये कह रहे एक पर्सन है जो 10 किलोमीटर जाता है अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस इज डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और फिर एंड रिटर्न, देखो एक कोई बंदा है जो ऐसे जा रहा है, जाते वक्त उसको डाउन स्ट्रीम मिल रहा है, तो क्या ये चीज़ ऑब्वियस है कि जब ये वापस आएगा तो इसको अपस्ट्रीम मिलने वाला है, तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं इसको करवाऊंगी जो आप क्लास 10th के टॉपिक से करते थे ना, सेम वे। सो इफ़ यू रिमेंबर, आप हमेशा एक्स और वाई लेके चलते हो कि एक्स क्या है, एक्स इज स्पीड ऑफ बोट, हमेशा एक स्पीड ऑफ बोट होती है, और वाई होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर करंट बोलो, कुछ भी बोलो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट एंड ऑल। ओके, मैं इसमें कहूँगी कि डो नॉट गो बाई ट्रिक, अगर आपको प्रॉपर मेथड आता है तो वो करना, बस थोड़ी स्पीड में रखना अपना आंसर। अब देखो जब अलॉन्ग द स्ट्रीम जा रहा है, अलॉन्ग द स्ट्रीम का मतलब मैं हमेशा ऐसे करवाती हूँ, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम तो क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ डी, इससे ये पता चल जाता है टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। फिर वापस आ रहे तो टाइम इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस और स्पीड इन अपस्ट्रीम। अब इसमें पुट कर दो, क्या आपको टाइम पता है कितना टाइम ले रहा है, 30 मिनट्स ले रहा है, कितना डिस्टेंस जा रहा है, 10 जा रहा है, और जब हम डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालते हैं तो क्या हो जाता है, हमेशा x प्लस वाई हो जाता है। फिर सिमिलरली यहाँ पे आते वक्त 40 मिनट्स लग रहे हैं, डिस्टेंस 10 है, और आते वक्त क्या हो जाएगा मेरा, अपस्ट्रीम x माइनस वाई होता है। इसको सॉल्व करो। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ़ यू कैन सी, ये मिनट्स में दे रखा है, ठीक है, और ये भी किस में दे रखा है, मिनट्स में, बट आंसर इज इन आवर्स, तो वी नीड टू चेंज। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, और यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितने आ गए, 1/4। अब सोचोगे इसे करने में तो प्रॉब्लम आएगी, बेटा इसे चेंज कर दो आवर्स में, इसको आवर्स में करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई। सो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 20 और x माइनस वाई इक्वल टू 15। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। अब आप इसमें एलिमिनेशन लगाना, माइनस माइनस करना, तो ये हो गया माइनस प्लस और माइनस, ये दिस गेट कैंसल्ड, ये हो गया 2y, ये गया 5, तो y की वैल्यू 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमें यूनिट डिजिट बताना है 37 का स्क्वायर, तो हमें पता है 7 7 से क्या आएगा 49, तो 9 विल बी द यूनिट डिजिट। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, फ्री का 1 नंबर था। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन क्लास 10th एंड दिस इज बेस्ड ऑन एपी। एपी जीपी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, आई होप जीपी ना पूछे बिकॉज जीपी इज फ्रॉम क्लास 11th। ये कह रहे इन अ फ्लावर बेड देर आर 23
प्लांट्स इन फर्स्ट रो। अच्छा देखो, ये फर्स्ट रो है, उसमें 23 प्लांट्स है। फिर आपके पास सेकंड रो है, सेकंड रो में इन्होंने 21, और थर्ड रो में 19, एंड सो ऑन, और लास्ट में एंड 5 रोजेज इन द लास्ट रो। जो लास्ट रो है, लास्ट रो में 5 है। तो आपसे बोला देन फाइंड द टोटल, कि कितने नंबर ऑफ रोज होने वाले हैं। सो वी कैन क्लियरली सी ये क्या बन रहा है, एपी वेयर ए इज 23 एंड डी इज, गलती से भी 2 मत लिख देना, इट इज -2 बिकॉज दिस इज अ डिक्रीजिंग एपी। वी वॉन्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ ए एन, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म पता है, आपको डी पता है, आपको लास्ट टर्म पता है, तो क्या मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, व्हाट इज द लास्ट, फिफ्थ, ए 23 प्लस एन हमें नहीं पता और डी हमें पता है -2। 23 इधर माइनस करोगे 5 तो कितना आएगा, -18, -18, और ये कैंसिल होके कितना बच जाएगा, 9। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 10। सो आंसर इज सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सो हमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। अब देखो इसको करने का क्या तरीका होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम में जाने से पहले ABCD लिख लेंगे। आपको क्या करना है, रीजनिंग अगर आप चाहते हो आपकी स्पीच स्ट्रॉन्ग जल्दी रहे, तो आपको ए से लेके जेड तक पूरा 1 2 3 लर्न करना है। मीन्स ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ये लर्न करना है। ठीक है, लर्न करने के बाद आप फिर भी जब एग्जाम में बैठोगे तो सबसे पहले आप ABCD लिख लेना, जो भी आपकी शीट है या एडमिट कार्ड है, पेंसिल से लिख लेना, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो रब कर सको। और नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग याद होता है बट एग्जाम में वही होता है ना, T20 होता है लेकिन 21 हो जाता है प्रेशर में। सो आप क्या करना, इनके नंबरिंग याद रखना बट एग्जाम में नंबर्स भी लिख लेना, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक अगेन। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा सीरीज है जो फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। तो इनको पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं H4Q K10N20K Q43H एंड लास्ट T90A। ठीक है, H का जो नंबर होता है वो 8। कैसे करने का याद तरीका है, देखो ये 8 बन सकता है, मैंने तो ऐसे लर्न कर रखा है। Q होता है 17, K 11, N 14, N अगेन 14, K 11, दिस इज 17, और H हमारा 8, T20 तो याद रख लोगे अब आप लोग, E5। ठीक है, ये नंबर्स कर लिया हमने। उसके बाद देखो क्या तरीका होता है, ये देखो H है, H से आप K कितना जंप कर रहे हो, 3 नंबर, 8 + 3 11। उसके बाद 3 एन में जा रहे हो, 14, फिर 14 + 3 17, 17 + 20। मतलब ये HKN ये तो मेरी हेल्प नहीं कर रहा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं नंबर्स में। दूसरा देखो ये 17, 17 में से 3 माइनस करो, 14 आ रहा है, 14 में से 3 11, 11 3 8, 8 में से 3 5। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे, जो अल्फ़ाबेट्स हेल्प नहीं कर रहे। नाउ कम टू द नंबर्स। नंबर्स है आपके पास 4, 10, 20, 43 और 90। अब आपको इनमें पैटर्न देखना है, और अगर ये पैटर्न, आई नो ये एकदम से नहीं होता, पैटर्न के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके आप पैटर्न को समझ पाते हो कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो एक बार आप लोग पहले अपनी तरफ से कोशिश करना। इसमें क्या है, आप कोई सा भी लॉजिक लगा सकते हो। जैसे देखो पहला लॉजिक जैसे ये लग सकता है कि 43 ऑड है, इसके और बाकी सब इवन है, तो ये आपका ये करेक्ट क्या करके आ जाओगे, Q43H। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लॉजिक हो वो आंसर के लॉजिक से मैच करे। ठीक है, क्योंकि जो आपने लॉजिक लगाया बहुत सबसे पहला स्टेप होता है ना ये सीरीज को चेक करने का, आपने बिल्कुल वही वाला लगाया, वो फिट हो गया, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सो करना क्या है, थोड़ा और कोई बेटर वे लेकर आओ, बेटर तरीका। तो इसमें देखो क्या है, इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ये और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चलते हैं, एक बार इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 20 को इस यहाँ से देखती हूँ, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ +3, क्या 43 आ रहा है। सेम यहाँ देखो, 43 को × 2 करो +2 ऐड करो, तो 4 3 2 6 और 8, यहाँ पे 2 नहीं 4 ऐड करो, तो इट इज 6। ठीक है, और +4 क्या आ गया, 90 आ गया। मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 प्लस होना चाहिए,
और 10 × 2 करो, क्या 10 × 2 प्लस करते 20 आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ करूँ 4 को × 2 करूँ प्लस, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मतलब एक पैटर्न हो रहा है ना, +1 +2 +3 +4। तो ये क्या आना चाहिए था? ये 9 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या 10। एंड अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 9 को रिप्लेस करूँ और अगर मैं ये लॉजिक लगाती हूँ 9 × 2 प्लस और क्या होना चाहिए 2, तो 9 × 2 = 18 प्लस क्या आ रहा है 20। मतलब अगर यहाँ पे 10 की जगह क्या क्या हो 9 हो तो मेरा आंसर क्या होगा? सही होगा। सो इसी वजह से आपका ये जो क्वेश्चन है K4 ये K10 ये वाला आंसर ऑड वन आउट है। देखो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी ऑड वन कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें ये इवन है ये ऑड है, ये वाले कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा ही वीक होते हैं क्वेश्चन में लगाने के लिए। तो इसको यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन एलिमिनेट मत करना, ठीक है। कोई ना कोई इस टाइप का ऐसे पैटर्न ढूंढना कि स्क्वायर +1 मल्टीप्लाई करके +2, ये पैटर्न ढूंढ के अपने आंसर को गलत करने की कोशिश करना, ठीक है, जो भी आप एलिमिनेट कर रहे हो। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके इस क्वेश्चन में कह रहा है गिवन फिगर एम्बेडेड और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फाइंड द ऑप्शन विच कंटेन्स द फिगर एज इट्स पार्ट। कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें ये वाला पार्ट यूज है? तो इसमें तो इट्स जस्ट डिपेंड कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी जल्दी देख पा रहे हो। तो इस टाइप का पैटर्न ढूंढो। सबसे पहले ये वाली लाइन ढूंढो। ये वाली लाइन मुझे यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, और यहाँ बहुत अच्छे से नहीं दिख रही, सिर्फ ये वाली लाइन यहाँ दिख रही है, यहाँ तो बिल्कुल भी कोई चांस है ही नहीं। तो इसका मतलब हमें इन दोनों में चेक करना है। जैसे आपने लाइन ढूंढा ये और ऐसे आना चाहिए, तो यहाँ ढूंढा था मैंने, बट ऐसे, हाँ देखो ये आ रहा है, ये गए, ये वाली लाइन यहाँ गए, फिर ये आया और ये इसमें क्यों नहीं मिला? देखो ये वाली लाइन तो मुझे दिख रही है, बट ऐसे आता हुआ मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो होता है कि आप आपकी स्पीड क्या, आप कितनी जल्दी चेक कर पाते हो, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ना ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली अप्लाइड मैथ्स में बच्चों को पढ़ाते हैं लूज और गेन का, कि अगर कोई क्लॉक है जो लूज कर रही है 16 मिनट्स इन 24 आवर, मतलब पूरे एक दिन में 16 घंटे 16 मिनट वो क्या कर रही है? लूज कर रही है, ठीक है। तो what will be the correct appropriate approximate time when the clock indicates 10 p.m. on fourth day? कि मतलब जब यही क्लॉक, क्योंकि टाइम लूज कर रही है, तो जब चौथे दिन पे 10 बज रहे होंगे तो एक्चुअली में टाइम क्या हो रहा होगा, करेक्ट टाइम क्या हो रहा होगा, ये निकालना। तो ये जो क्लॉक के होते हैं ना, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक बार गेन होता है और एक बार लूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो लूज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते इसे कैसे करने का, तो जब भी लूज वाला क्वेश्चन होता है तो हम बेसिकली इसमें टाइम को क्या करते हैं? हमेशा कंपेयर करते हैं। मीन्स कि पूरे 24 घंटे में एक्चुअल क्लॉक क्या दिखा रहा होगा और जो लूज है 40 क्लॉक है वो क्या दिखा रहा होगा। तो देखो अगर जो 24 आवर्स में 16 मिनट लूज कर रहे हैं, मतलब पूरे एक दिन में ये कितने मिनट से लूज हो गया? 16 मिनट से लूज हो गया। तो एक्चुअली में जो क्लॉक होगा ये, तो अगर जैसे 24 आवर्स हमारा, ये 24 आवर्स ऑफ करेक्ट क्लॉक, और यही फॉल्टी क्लॉक में कितना हो रहा होगा? फॉल्टी क्लॉक में हो रहा होगा 23 आवर 16 मिनट। कम करो, 16 मिनट अगर 60 में से 16 माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा? 44 मिनट्स। मतलब ये 23 घंटे 24 मिनट ऑफ फॉल्टी क्लॉक किसके इक्वल होगा? रियल वाले के 24 आवर ऑफ करेक्ट क्लॉक के। तो आई होप ये वाली चीज़ समझ आ रही हो। दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। जो एग्जैक्ट जो सही वाली क्लॉक होगी उसके 24 घंटे किसके इक्वल होंगे? पुराने वाले के 23 घंटे 44 मिनट के। तभी तो ये 16 मिनट पीछे चल रहा है, ठीक है। अब आपको बस यही ये जो कंपैरिजन है यहाँ से आपको निकाल लेना है, ये वाली चीज़। इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको मिनट्स में ले आते टोटल, तो 23, क्योंकि ये आवर्स में ना तो आवर्स में करते हैं मिनट्स में नहीं। तो ये 23 आवर्स प्लस 44 मिनट्स को हम क्या लिखेंगे? 44/60 आवर्स ऑफ फॉल्टी क्लॉक इज इक्वल टू 24 आवर्स ऑफ करेक्ट क्लॉक। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे मैं अलग से सॉल्व कर लेती हूँ। 23 + 44 को हम लिख सकते हैं 22/30 और 11/15 कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करो तो 15×3 = 45, 4 15×2 = 30, 34 + 11, तो ये आ जाएगा आपके पास। और ये डिवाइड में, टोटल डिवाइड में 15 चल रहा है, इनको ऐड करो तो ये आ गया 356/15। तो यहाँ आप लिख देते मीन्स 356 आवर्स अपॉन 15
ऑफ फॉल्टी क्लॉक इज इक्वल टू 24 आवर्स ऑफ करेक्ट क्लॉक। ठीक है, ये कंपैरिजन आ गया, ये यहाँ पे हम आवर्स लिख लेते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये 5 अगर बज रहे हैं आवर्स, तो 4 दिन बाद 10 पीएम पे टोटल कितने आवर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ऐसे करो, देखो अगर फर्स्ट डे है ये, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, अगर अभी हमने 5 बजे एएम मतलब सुबह के 5 बजे एएम हमने फिक्स कर दिया, तो 24 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 24 आवर्स बाद क्या बज रहा होगा, सेम टाइम। 24 आवर्स बाद सेम टाइम, 24 आवर्स बाद सेम टाइम, मतलब 72 आवर्स तक, 72 आवर्स तक हमारे क्या क्या बज गया, 5 AM, सुबह के 5। लेकिन मुझे जाना है 10 PM, रात के 10 तक जाना है। रात तक 10 तक जाना है, तो इस 5 में दोबारा 12 ऐड करोगे तो शाम के 12 शाम के 5 बज जाएंगे। फिर उसमें क्या ऐड कर दोगे आप, 5 घंटे और ऐड करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, 10 तक। तो इसलिए हमने क्या किया, मैंने देखो, अब आपको जैसे भी पहुँचना है वैसे पहुँच जाओ। तो जो तरीका ये कि 5 AM है तो 12 घंटे बाद शाम के 5 बज जाएंगे, तो +12। लेकिन 10 तक जाना है तो 5 और ऐड करना पड़ेगा, तो 12 और 5 17, 17 और ये हो जाएगा हमारे पास 89 आवर्स। ठीक है, मीन्स 89 आवर्स। अब ये देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 89 आवर्स लग रहे हैं फॉल्टी क्लॉक में, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, तो यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। यहाँ का 1 आवर ऑफ फॉल्टी क्लॉक किसके इक्वल है, 24 × 15 अपॉन में कितना हो जाएगा, 356 ऑफ रियल क्लॉक। सो इसको सॉल्व करने पे, और हमें कितने निकालने हैं, 89 आवर्स। 89 आवर्स ऑफ फॉल्टी क्लॉक किसके इक्वल होगा, 24 × 15 अपॉन में 356 इंटू में 89। सॉल्व करते इसको, तो ये क्या आएगा, 6 11, ये हमारा 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से 4 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 6 ज़ा, और ये 4 8 ज़ा 32, 3 6 4 9 ज़ा, तो ये 89 से 89 कैंसिल, यहाँ हमारे पास बचा है 15 और 6, 15 6 ज़ा 90 आवर्स। अब इस चीज़ को अच्छे से समझना, 89 hours of faulty clock is equal to 90 hours of actual clock और correct clock। इसको समझते हैं, जब 89 आवर्स हुए ना, तो एक्चुअली में ये 90 आवर्स के इक्वल है, मतलब 10 घंटे पीछे हो गया। समझ रहे हो क्या इस चीज़ को, कि 89 आवर्स है और ये 90 आवर्स, नहीं 10 घंटे नहीं, सॉरी, 1 आवर, 1 आवर क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, मतलब ये पूरा 4 दिन में 1 घंटा पीछे हो गया 89 आवर्स के अकॉर्डिंग। तो अगर अभी घड़ी में 10 बज रहे हैं, बट एक्चुअल क्लॉक में कितना हो रहा होगा, एक्चुअल या रियल क्लॉक में कितने बज रहे हैं, 1 घंटा पीछे है ना, तो यहाँ पे एक ऐड कर दो, तो इसका मतलब 11 PM, 11 PM हो रहा होगा। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर फर्स्ट। तो एक बार इन क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेना, तब जाके ये और भी ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर बार पूछ रहे हैं, तो कैलेंडर के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेना। इनको भी करने का एक तरीका होता है, तो हर क्वेश्चन अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 5 6 टाइप तो होते ही हैं, तो उनमें से ये एक टाइप है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई आता है तो वो मैं करने का तरीका सिखा रही हूँ। देखो, जुलाई है और हमें जाना है कि 1 जुलाई सेम ईयर है, पहली बात तो सेम ईयर है, ठीक है। तो सेम ईयर के क्वेश्चन को कैसे करते देख लेते हैं। जुलाई से जाना है नवंबर पे, तो लिख देते जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। यहाँ पे एक है, और यहाँ पे टोटल डेज कितने होते हैं, 31 डेज, इसमें टोटल डेज 30, इसमें सॉरी क्या लिख दिया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में 31 हो जाएंगे। और यहाँ पे मुझे कौन से डे पे जाना है, मुझे जाना है 1st डे पे जाना है, बिकॉज 1 नवंबर पे जाना है। करने का तरीका क्या होता है, हमें पता है कि हर 7 दिन बाद सेम डे होता है। मीन्स अगर मान लो आज 2 तारीख है और आज मंडे है, ठीक, तो 7 दिन ऐड करो, 2 + 7 9, 9th डे पे भी क्या होने वाला है, मंडे होने वाला है। फिर 7 ऐड कर दो, 9 + 7 16, इस डे पे भी क्या होने वाला है, मंडे होने वाला है। मीन्स हर 7 दिन बाद सेम डे होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करते हैं, हर बार जो भी आप ये निकाल लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेकेंड डे है, मैंने आपसे पूछा व्हाट विल बी डे ऑन द 18th नहीं, लेट्स से 16th डे, 16th डे आपसे पूछा, तो आप ये देख लो 16 में कितने कितने वीक्स बन रहे हैं, 7 + 7 14, मतलब 14 दिन बाद तो सेम डे होने वाला है, और 2 दिन क्या हो गए एक्स्ट्रा। तो अगर मान लो ये मंडे था,
ठीक है। तो 14 तारीख को भी मंडे होगा, फिर आप 2 ऐड कर दो, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब 16 तारीख को क्या होने वाला है, वेडनेसडे। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। आप इसमें से 7 से डिवाइड करके रिमेनिंग निकालो। इसका रिमेनिंग कितना आएगा, 3। 7 4 से 20, इसका रिमेनिंग कितना आ गया, 2। इसका भी रिमेनिंग, हर बार रिमेनिंग निकालते हैं, और ये कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब इन सबको ऐड कर दो, 1। अच्छा, अब यहाँ 1 जुलाई है, तो बताओ हाउ मेनी डेज लेफ्ट, कितने डेज बच गए हमारे पास। हमारे पास जो टोटल डेज बच गए वो है 30। ठीक है, 30 डेज बच गए ना, बिकॉज टोटल 31 दिन होता है, 31 दिन में से एक माइनस कर दो तो 30, तो इसमें रिमेनिंग करोगे तो क्या आ गया, 2। अब इन सारे को ऐड कर दो, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10, और हमें 1 तक जाना है, तो 10 + 1 11, 11 में क्या फिर से 1 वीक बन रहा है। ठीक है, 11 डेज हो गए। 11 डेज को भी आप क्या लिख सकते हो, 7 से डिवाइड करो, हर बार 7 से डिवाइड करते हैं। हाउ मेनी डेज लेफ्ट, 4 डेज बच गए टोटल, 4 डेज आ गए। इसका मतलब एग्जैक्ट जो भी डे था संडे, जो ये संडे था संडे ही होगा, लेकिन अब उसमें 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो आप ज़रा संडे में 4 दिन ऐड कर दो, संडे में 4 डेज करना ज़रा। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, मतलब क्या होने वाला है, कौन सा डे होने वाला है, थर्सडे। तो ये करने का तरीका होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हो तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगेन कहीं पे भी जाओ, किसी भी यूट्यूब चैनल से एक कैलेंडर का टॉपिक पढ़ लेना, 3 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो होते हैं, और उनकी फिर प्रैक्टिस करना, एक बार समझना है फिर आप कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कंप्लीट द डायग्राम है। तो पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये लाइन थी, नेक्स्ट वाले में इसके जस्ट नीचे कर दी, तो अभी मुझे ये समझ आ रहा है कि जो भी है उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। फिर ब्लैंक ये था, इसके जस्ट ऑपोजिट किए। अब यहाँ गए, ये था, इसके जस्ट ऑपोजिट। अभी तक मेरा ये पैटर्न है, अब देखते हैं ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सो अगर मैं ये देखूँ तो इन्होंने क्या किया है, ऑपोजिट वाला तो किसी में नहीं है, राइट। तो हमें दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक देखो, दूसरा लॉजिक देखते हैं। इन दोनों को क्या, यहाँ से नोटिस करते, इस ये था तो इसका सेम लेकर आ गए। तो अगर मैं यहाँ देखूँ ये वाली चीज़, इसी को मैं सेम चीज़ यहाँ कर दूँ, क्या कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है, हाँ ये वाला पैटर्न है। ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रीज़न पूछो क्यों, क्योंकि जब आपको ये 4 चीज़ें दिखा रहे हैं ना, तो 4 चीज़ें तो डेफिनेटली होनी चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, इनफैक्ट ये भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम ये 4 चीज़ें तो ऐसे तो दिखाएंगे, ये चीज़ तो दिखाए, उसके बाद हम देखेंगे। तो ये सेकेंड सेकेंड हमारा सही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पे। ठीक है, आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन, करते हैं इनको, क्वेश्चन को करने का तरीका सीखते हैं। हाँ, हमें निकालना है, ये कुछ कुछ रिलेशंस दे रखे हैं। वी वांट टू फाइंड, लास्ट में पढ़ते हैं, हाउ इज एच रिलेटेड टू यू। ये रहा एच और ये रहा यू। सबसे पहले याद रखना हमेशा क्वेश्चन में इसका रिलेशन पूछा है इससे, इसका यू का एच से नहीं, दो अलग अलग चीज़ हो जाती। अगर लेट्स से यू इसकी बेटी है तो एच फादर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसका किससे रिलेशन पूछा जा रहा है। अब ये करना है, अब इनमें ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आप डायरेक्ट इस पे आओ। ठीक है, यू #C। तो आप करोगे कैसे, यू पढ़ लो, हैशटैग ढूंढो कहाँ है, ये रहा हैश, ये रहा हैश यू। अब इसको ए और बी की जगह ना पढ़ के यू पढ़ोगे। यू इज द डॉटर ऑफ सी, मतलब यू, डॉटर के लिए, फीमेल के लिए मैं प्लस का साइन और मेल के लिए मैं नेगेटिव का साइन। यू इज द डॉटर ऑफ सी, तो सी को कहाँ होना पड़ेगा, ऊपर होना पड़ेगा। अब हमें नहीं पता सी का क्या रिलेशन है। अब सी माइनस डी, तो पहले सी याद रखना और माइनस ढूंढो। माइनस कहाँ है हमारे पास, ये सी। अब डी पढ़ना, ए बी मत पढ़ना। सी इज द वाइफ ऑफ डी। सी तो वाइफ है तो पॉजिटिव, और वाइफ है किसकी, डी की, तो डी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, बिकॉज मेल होगा। नाउ उसके बाद बोला है सी डी पहुंच गए, डी प्लस एच, एच कहाँ है, प्लस प्लस प्लस, ये रहा। डी इज दी ब्रदर ऑफ एच, डी ऑब्वियसली ब्रदर हो जाएगा एच का। तो यहाँ तक तो मैं पहुंच गई, लेकिन अभी तक मुझे एच का वो नहीं पता, जेंडर नहीं पता, तो आई कैन नॉट से अंकल है या आंटी है, तो मुझे ये पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एच प्लस टी, तो अगेन ब्रदर था, एच इज द ब्रदर ऑफ टी, तो ये आ गया टी, तो ये इसका ब्रदर है, मेल आ गया। अब एच का पूछा है, ध्यान से देखना, एच क्या हो जाएगा, यू का अंकल हो जाएगा, तो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आपसे वाटर मिरर इमेज पूछिए। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। मिरर इमेज में सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ पहले दिखती है ना, जो यहाँ दिखेगी वो सबसे पहले बनेगी, ऐसे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है एन, ऐसे लिखा है, तो
सबसे पहले मिरर के पास में कौन है, ये, तो सबसे पहले ये वाली लाइन बनेगी, फिर ये वाली लाइन है और ये देखो दूर है तो ये ऐसे बन जाएगी। और ये तो मिरर का कॉन्सेप्ट जो यहाँ सबसे पास में हो सबसे पहले दिखेगा, बस आपको ये याद रखना है। सो यहाँ पे एलिमिनेशन से जाया करो क्वेश्चन में ना। सो दिस इज द मिरर इमेज। तो हमें सबसे पहले ट्राइंगल दिख रहा है, तो क्या ट्राइंगल है, तो क्या आप ऐसे बनाना, इसको रब कर देती हूँ मैं एक मिनट। तो यहाँ पे बस एक दो बना लो, तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल दिखना चाहिए, ठीक है, और ऐसे दिखना चाहिए ये वाली चीज़। फिर देखो कहाँ दिख रही है, ये इस साइड, ठीक है, मतलब जो आपका डायग्राम जो भी बनेगा वो इधर यहाँ पे से ट्राइंगल दिखना चाहिए। कहाँ दिख रहा है, इन दोनों, तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है। इन दोनों में देखो, सबसे पहले अगर ये नीचे है तो मिरर में ये नीचे ही तो रहेगा, ऐसा थोड़ी है ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर देखो यहाँ दिखा था मुझे, ये दोनों गलत हो गए, मतलब इन दोनों में से सही। अब देखो ट्राइंगल तो हमें नहीं करवा सकता सही, तो अब आते हैं, ये देखो ये दोनों भी सेम है, मीन्स अब ये दोनों डिफर कर रहे हैं, तो ये देखते हैं। देखो जब ट्राइंगल में ये अगर नीचे था, ट्राइंगल के अंदर ही है, तो ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा ना, ऊपर थोड़ी चला जाएगा ये। सो इसका मतलब ये अंदर वाला पार्ट होगा, तो सेकंड सही है। सो ये वाला आपका क्या है, गलत है, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्फ़ाबेट है और हमें ये बताना है। ये तो देखो ये पूरा अल्फ़ाबेट है और इसी को इन्होंने कुछ चेंज किया है, मतलब आगे पीछे किया है। तो आपसे पूछे डिसाइफर का क्या होगा। सो ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि देखो उल्टा लिखना शुरू कर दिया, ALP HABET, उल्टा लिखना शुरू कर देते तो उल्टा पढ़ने शुरू कर देते। REHP देखो यहाँ PPH आ गया, इसका मतलब फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ना इन द फॉलोइंग फोर वर्ड्स आर गिवन, ठीक है, हमें बताना ऑड वन आउट, बताना विच वन इज द ऑड वन आउट। तो वी कैन क्लियरली सी मिल्क वाटर ऑयल ये सारे के सारे लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो फोर्थ मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। नाउ डायरेक्शन का क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, मैंने जितने भी पेपर देखा उसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन तो है ही, और बहुत आसान होता है, फ्री के मार्क्स होते हैं। अब बस आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दिस इज नॉर्थ, दिस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ और ये साउथ, और दूसरा राइट और लेफ्ट का होना चाहिए दिमाग में। राइट और राइट के लिए मेरे पास ना भी वो नहीं है, मतलब मैं दिखा नहीं सकती। आप हमेशा क्या करना, अपना लेफ्ट हैंड रखना, लेफ्ट हैंड को साथ में रखना, और जो लेफ्ट का पाम है, एक आगे वाला पार्ट, और वो जो नेल वाली साइड होती है, जो आपका पाम वाला साइड है वो हमेशा राइट वाला शो करेगा, और जो नेल वाली साइड है वो हमेशा लेफ्ट की साइड शो करेगा। तो हमेशा अपने इस पाम से भी क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हो। अब देखो, अ गर्ल कैन वॉक 20 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करती, ये रही, ये गई नॉर्थ में, और रफली आइडिया रखना डिस्टेंस का, नॉर्थ में गई, ठीक है, और ये था 20। उसके बाद यहाँ जाने के बाद शीट टर्निंग टू लेफ्ट, अब यहाँ पता होना चाहिए राइट होता है ये लेफ्ट होता है, ये चीज़ अगर नहीं है तो राइट और लेफ्ट ऐसे लिख लेना। और इस वाले डायरेक्शन में भी यहाँ पे इस साइड जाएगी तो राइट, और इधर मतलब ऐसे, ये राइट है ये लेफ्ट है, जब इधर कोई मूव करेगा तो ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, जब इधर कोई मूव करेगा तो यहाँ राइट होगा यहाँ लेफ्ट, और इधर कोई मूव करना चाहेगा इस डायरेक्शन से ऐसे ऐसे, तो इधर राइट होगा इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ आने के बाद शी टुक लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इस साइड जाएगी और 50 मीटर गई, मैंने इधर भेज दिया और 50 मीटर भेज दिया इसे। यहाँ आने के बाद देन शी टुक राइट, अब देख लो ये इस टाइम राइट गई, राइट गई, कितना गई वो राइट, 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर राइट गई। उसके बाद शी टुक राइट अगेन, हाँ, एंड वॉक 50 मीटर। तो अगर ये 50 है तो ये दोबारा से क्या होगा, 50 होगा, और अब वो रुक गई। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पोजिशन, तो ये 20 है, ये कितना है, ये 40 था, तो ये भी कितना होगा 40, मतलब टोटल कितने डिस्टेंस आ गए 60। सो दिस इज द करेक्ट। कई बार क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो यहाँ आके रुक जाती है और आपसे पूछा जाता है बताओ कितना, कि वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पे, तो आप क्या करते इस केस में, ये निकालते, ये वाली चीज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये ऐसे। तो इसके लिए क्या करते, ऐसे आते ट्राइंगल बनाते, ये 40 ये 20, टोटल कितना हो गया 60, और ये कितना है 50, पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगा के फिर सॉल्व करते, ठीक है। तो आता है पाइथागोरस भी लगाना पड़ता है कुछ क्वेश्चन में, ये तो डायरेक्ट था तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, ये रैंक वेरी इंपॉर्टेंट, रैंक तो ज़रूर पढ़ के जाना, पेपर में पूछते हैं, हर बार पूछेंगे। 30 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो नॉर्थ इसलिए बोला जाता है, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी बच्चा 34, ठीक है, मीन्स इधर राइट होने वाला है इधर लेफ्ट होने वाला है, राइट लेफ्ट का ही कॉन्सेप्ट है।
इफ इन दिस रो नीलम इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ से वो किसी 17th पोजिशन पे है, वॉट इज द पोजिशन ऑफ नीलम फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट। तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि एक बच्चा है वो यहाँ है, पीछे राइट से बताओ, लेफ्ट से बताओ, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, तो हमेशा याद रखना टोटल स्टूडेंट या टोटल वट एवर टोटल स्टूडेंट या टोटल स्ट्रेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट, पोजिशन फ्रॉम राइट और -1। ये होता है फॉर्मूला। क्यों होता है, मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कोई एक पर्सन था, ठीक है, मैंने इसी पर्सन की लेफ्ट से आपको इन्फॉर्मेशन दी कि वो 9th पोजीशन पे, मैं राइट से आपको पोजीशन दे रही हूँ 10th पोजीशन पे। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पीपल लोग कितने हैं। तो आप क्या करोगे, 9 + 10 कर दोगे, बोलोगे 19। पर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जब आपने 9 से किया इसका मतलब आपने इसकी 9th पोजीशन बता दी, जब 10th से कर रहे हो फिर से बता रहे हो, तो क्या आपने इस इंसान को 2 बार काउंट नहीं कर लिया। इसीलिए मैं क्या करती हूँ 9 + 10 और -1, ताकि जब मैंने 10th से किया तो मैं एक बार इसको अनकाउंट कर सकूँ। दैट इज़ वाई टोटल -1 करते हैं। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है टोटल लोग कितने, 30। फ्रॉम द लेफ्ट कितनी पोजिशन दे रखी है इसकी, फ्रॉम द लेफ्ट इट इज़ गिवन 17th। तो आपसे राइट से पूछा है, तो बस 17 में से 1 गया 16, 16 यहाँ माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सो 14 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 212, सीरीज का क्वेश्चन तो देखो पूछा ही जाएगा, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लेना। किसी भी एक वीडियो को उठाना है यूट्यूब पे जो सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है, और वहाँ से फिर प्रैक्टिस करके जाना, तभी आप नंबर को विजुलाइज कर पाओगे। अब आपसे पूछे कौन सा नंबर आना चाहिए, तो सबसे पहले जो हमारा पहला वे होता है कि डिफरेंस देख लो। व्हाट इज़ द डिफरेंस, 3। फिर 14 - 9 5, फिर 7, फिर माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा, 9। तो हम देख सकते हैं 3 5 7 9, तो 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कितना होने वाला है, 11। 11 ऐड करते कितना आ रहा है, 41। सो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप इतने इजी क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं पूछते। यही डिफरेंस ऑड होना चाहिए, इवन होना चाहिए, स्क्वायर प्लस सम होना चाहिए, नंबर का स्क्वायर प्लस सम, ऐसे करके। ठीक, नाउ मिसिंग नंबर। इसमें क्या होता है, आपको ना हर बार जो गिवन है उसको यहाँ तक आप एक बार रो वाइज और एक बार ऐसे कॉलम वाइज कोई ना कोई रिलेशन ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे इसमें ना बहुत क्लियर रिलेशन दिख रहा है, 6 9 12, क्या ये 3 का मल्टीपल है, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा। ये देखो 5 का है, 5 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा। ये किसका है, 7 ज़ा, 7 2 ज़ा 3 ज़ा तो 4 ज़ा, तो क्या आना चाहिए, 28। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या तरीका होता है, लेफ्ट और राइट दोनों को, उनके बीच कई बार क्या होता है, इन दोनों का सम यहाँ पे गिवन होता है, इन दोनों का सम गिवन होता है, तो ये देख सकते हो, ये सम प्लस करके कुछ गिवन होता है, इन दोनों का मल्टीपल गिवन होता है, या इन दोनों में से मल्टीपल कुछ गिवन होता है। तो आपको बस ये देखना है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन। कहाँ पे है सिटिंग अरेंजमेंट, नहीं सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, ये वो वाली बिल्डिंग वाला केस है। 7 पीपल है, TUV, टी से लेके जेड तक, स्टैंडिंग इन अ सिंगल लाइन फेसिंग अ मिल्क बूथ। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ ये रहा मिल्क बूथ। ठीक है, मिल्क बूथ, और ये लोग खड़े हैं, तो इसको फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसे रैंकिंग वाइज खड़े हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ एक्स समवेयर हेड ऑफ वाई, एक्स क्या है, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं 1 2 3, इसको नेम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अहेड का मतलब वो आगे, हम ये समझ रहे हैं, तो मतलब ये, और हम ये समझ रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट पोजिशन, तो अहेड इस वाले केस में हम लेके चलेंगे। अब एकदम से यहाँ प्लॉट मत करने लगना, पहले हम अलग से रिलेशन बनाते हैं। एक्स कहीं ना कहीं क्या है, आगे है, तो ये एक्स आगे होगा, वाई कहीं ना कहीं नीचे होगा। देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन वी एंड जेड, वी और जेड के बीच में एक इंसान है। तो देखो ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसे लिख लेना, जेड और वी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी बोला वी आगे होगा जेड पीछे होगा। नाउ डब्ल्यू इज इमीडिएटली बिहाइंड टी, टी के जस्ट पीछे। यहाँ देखो अभी तक डब्ल्यू और टी की एंट्री नहीं हुई, तो मैं अलग से बॉक्स बना लेती हूँ। डब्ल्यू क्या है, टी के जस्ट पीछे, तो यहाँ पे टी होगा और यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू होगा। ओके, नाउ वाई इज बिहाइंड यू एंड डब्ल्यू। अब ये देखो ये वाई आ गया, वाई जो है यू और डब्ल्यू, ये रहा डब्ल्यू, यहाँ पे नहीं है, हाँ ये डब्ल्यू मिल गया, मतलब वाई कहीं ना कहीं डब्ल्यू के नीचे है ना, बिहाइंड बोला है ना तो नीचे होगा। डब्ल्यू एंड वी आर फोर्थ एंड फिफ्थ, चलो एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। फोर्थ पे कौन है, डब्ल्यू,
फिफ्थ पे कौन है? वी। सॉरी मैंने उल्टा नहीं कर दिया, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। फोर्थ, ओ डन। अब देख लो इनमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमें पता है डब्ल्यू के आगे जस्ट कौन था? टी, तो ये हो गया टी, सॉरी सॉरी टी। अब इन्होंने बोला था जेड, अब जैसे वी आ गया जेड को लेकर आने की कोशिश करते हैं। जेड और वी के पीछे एक सा, अब देखो जेड ऊपर तो नहीं जा सकता बिकॉज टी यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है, तो जेड को कहाँ आना पड़ेगा? नीचे होना पड़ेगा, तो ये जेड आ गया नीचे, डन। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन थी कि वाई जो है डब्ल्यू और उसके यू और डब्ल्यू से नीचे, तो अगर यहाँ डब्ल्यू है तो देखो वाई ऊपर तो नहीं जा सकता, अगर वाई ऊपर चला गया तो डब्ल्यू से आगे हो जाएगा, इसका मतलब ये जो एक खाली बची है किसकी खाली बची? वाई की। तो इन केस में यहाँ तो या तो कौन हो सकता है, अब उसके अलावा मेरे पास कोई एग्जैक्ट, और ये बोले एक्स वाई के आगे, तो देखो एक्स यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वी डोंट नो अब एक्स और यू में से कौन आगे होने वाला है, तो वी विल लीव इट एज इट इज बिकॉज वी कैन नॉट डिटरमाइन बाय गिविंग इन्फॉर्मेशन। सो अब क्वेश्चन में देखते क्या पूछा है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? टी इज फर्स्ट, टी तो डेफिनेटली फर्स्ट नहीं होने वाला है, गलत। जेड इज फर्स्ट, जेड तो सबसे लास्ट में। वाई इज सिक्स, वाई सिक्स है, हाँ बिल्कुल थर्ड। और वाई सेवन, तो वाई की इन्फॉर्मेशन है, थर्ड इज करेक्ट, सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ लास्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, दिखते आसान है कि ये तो आराम से हो जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपसे बोला गया चार फिगर है, इन चारों फिगर को मिला के, चारों में से कौन से फिगर्स को मिला के वी विल गेट अ कंप्लीट स्क्वायर। तो इन क्वेश्चन को भी ना करने का तरीका तो एलिमिनेशन ही होता है। तो मान लो मैंने फर्स्ट डायग्राम लिया, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम से ना आप अपनी मर्जी से एक ऐसे स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लो, ऐसे बना लो, ठीक है। अब देख लो किन दो को मिला के, बिकॉज हो सकते हैं चारों, या फिर किन दो को मिला के आप बना सकते हो, तो आप अपने रैंडमली मत लेना, आप हमेशा ऑप्शन से जाओ। ए दिख रहा है, ए के साथ बी और डी दिख रहा है, ए के साथ बी और सी दिख रहा है, और एक बी सी डी दिख रहा है, तो चारों मिला के तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा, नहीं बन सकता। दो को मिलाते ए बी और डी, ये रहा मेरे पास बी, अगर ये रहा बी, अगर बी देखो बी ये वाली लाइन जा रही है ऐसे, तो ये मुझे दिख रहा है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ये, और ये मानो मैंने ये बी ले लिया। अब डी, डी के लिए तो मुझे ये वाली शेप चाहिए थी, क्या डी ये वाली शेप है? नहीं। बट एक चीज़ मैंने नोटिस कर ली, ये वाली जो शेप है वो आपको सी में दिख रही है, सो क्या कह सकती हूँ ए बी और सी। ये तो किस्मत अच्छी थी कि फर्स्ट डायग्राम लिया, फर्स्ट से आपका मिल गया, बट ज़रूरी नहीं हर बार कि ऐसा हो, तो ध्यान देना इसमें, थोड़ी अपनी आप लोगों को आर्टिस्टिक पावर को एक्टिव करना पड़ेगा, ताकि मिला के आप स्क्वायर या जो भी बोले वो बना सको, ठीक है। बट क्वेश्चन में करने का तरीका ये है कि आप ऐसे करके ये करके बना लो, और फिर बाकी जो दो डायग्राम उनको एडजस्ट करने की कोशिश करो, और देखो किन को मिला के आप पूरा डायग्राम बनता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर है ए बी और सी है, सो ए बी सी विच इज़ द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। Now, इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो सारे साइंस के और जनरल नॉलेज के हैं, तो वो आप खुद ट्राई करना। वैसे मेरा जनरल नॉलेज से कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैं मुझे सबसे बेकार लगते हैं ना, मुझे कभी याद होता है ना मैं आप लोगों की कोई हेल्प कर सकती हूँ, तो वो आप टॉपिक खुद करना, ठीक है। बाकी जो 2024 वाली वीडियो है मैं कोशिश करूँगी एग्ज़ाम से पहले जल्दी अपलोड कर दूँ। ओके, अगर आपके पास 2025 का और बिकॉज दो तीन शिफ्ट में पेपर हुआ था, तीन शिफ्ट में, तीन चार शिफ्ट में हुआ था, मेरे पास सिर्फ एक ही है, एनटीए की साइट पे भी मुझे एक ही मिला है। आप में से किसी के पास भी अगर है बाकी पेपर्स, तो आप वो मुझे मेल कर देना, मेरी मेल आईडी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे जाके आप मेल कर देना, और मुझे कमेंट भी कर देना कि आपने मेल किया है, तो फिर मैं उसका आंसर भी आप लोगों को सॉल्व करवा के दूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारी साइट पे चेक किया तो मुझे बाकी पेपर्स नहीं मिले। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एवरीवन।